तो जो सर्कुलर मोशन टॉपिक है, ये एग्ज़ाम्पल है। किसका एग्ज़ाम्पल है? अगर ये बोला जाए कि सर्कुलर मोशन एक मोशन है और ये कौन सा मोशन का एग्ज़ाम्पल है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? ये मोशन एग्ज़ाम्पल है एंगुलर मोशन ऑफ पार्टिकल। इसलिए एंगुलर मोशन का ये एग्ज़ाम्पल है और एंगुलर मोशन किसका? पार्टिकल का। तो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है, ये समझने का टॉपिक है, और वो समझने का किस चीज़ का टॉपिक है? एंगुलर मोशन, और वो भी किसका? पार्टिकल का। तो बच्चों, इसमें हम लोग एंगुलर मोशन ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे। अब अगर ये एंगुलर मोशन है तो इसका मतलब एंगल थीटा बदलेगा टाइम के साथ। तो यहाँ पे थीटा टाइम का फंक्शन है। अगर एंगल टाइम के साथ बदलेगा तभी वो एंगुलर मोशन है। अगर ये एंगल बदलता है टाइम के साथ तो मीनिंगफुल बात क्या हुई? एंगल समय के साथ तो बदल रहा है, बदलेगा ही, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि बदलने का रेट क्या है? क्या निकालना है आपको? बदलेगा तो, लेकिन बदलने का रेट क्या है? तो हम लोग इसका रेट निकालते हैं। तो रेट माने टाइम के साथ बदलता है तो डिफ्रेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों, डी थीटा बाई डी टी को ही हम लोग लिखते हैं, नोटेशन देते हैं ओमेगा। इसको हम ओमेगा लिखे हैं, ये नोटेशन दिया। और इस ओमेगा को, क्योंकि एंगल बदल रहा है इसलिए एंगुलर मोशन है, और मोशन को मेजर करना है तो वेलोसिटी से, इसलिए आप लिखते हो एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा। इस ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे आप। अब कोई भी टर्म जब हम नया निकालते हैं तो उसमें यूनिट पढ़ते हैं, डायमेंशन उसका पढ़ते हैं। ये नियम है कि जब कुछ चीज़ नया आए तो उसमें उसका इंटरेक्शन हम कई तरह से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट की बात किया जाए तो इसका यूनिट क्या है? एंगल माने रेडियन, एंगल माने रेडियन, और टाइम माने सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड हुआ। अब यूनिट के बाद इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात किया जाए तो एंगल का कोई डायमेंशन तो होता नहीं, तो एंगल का डायमेंशन नहीं होगा। तो बच्चों, फिर डायमेंशनल फार्मूला क्या मिलेगा? टी इनवर्स। अब ये टी इनवर्स हो गया। इस डायमेंशनल फार्मूले में आपको दिख रहा है टी माइनस टी, टी इनवर्स माने टी 1/t दिख रहा है। तो अगर 1/t दिख रहा है तो क्या हो गया? फ्रेक्वेंसी। ये फ्रेक्वेंसी हो गया, इसीलिए इसका नाम एक और पड़ गया कि एंगुलर फ्रेक्वेंसी। तो इसी डायमेंशन को देखने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि ये तो फ्रेक्वेंसी जैसा है, इसलिए इसको एंगुलर फ्रेक्वेंसी भी लिखते हैं। एंगुलर फ्रेक्वेंसी इसे लिखते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी को कहीं कहीं हम एंगुलर फ्रेक्वेंसी लिखेंगे। बच्चों, अब अगली बात आती है कि जब यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, तो ये क्वांटिटी जो अभी आया, जो ओमेगा अभी आया, जिसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, ये क्या ऑब्जर्वर के पोजीशन पे डिपेंड करेगा या ऑब्जर्वर के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा? मतलब आने वाली जो क्वांटिटी है उस चीज़ को हम देखेंगे। कौन देखेगा? ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर जो देखेगा तो क्या ऑब्जर्वर अपना जगह बदल दे तो उसे अलग अलग दिखेगा, या ऑब्जर्वर चाहे जहाँ पे रहे उसको एक ही वैल्यू दिखेगा?
अब ये देखेंगे कि जो दिखने वाला ओमेगा है क्या वो रियल में एक ही वैल्यू है या हमें अलग अलग जगह अलग अलग दिखेगा। अब देखते हैं कि कैसा है वो। अब ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करेगा कि नहीं, मेरा टारगेट ये चल रहा है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लो ये कोई कार है। अब ये कार वेलोसिटी 20 से जा रही है। अब ऑब्जर्वर एक यहाँ पे है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर 1। एक दूसरा ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ऑब्जर्वर 2। ये दोनों ऑब्जर्वर रेस्ट में हैं, रेस्ट में ही हैं। अगर रेस्ट में नहीं होगा ऑब्जर्वर तो इसको एब्सोल्यूट मोशन नहीं दिखेगा। अगर आपको वास्तव में सही जानना है तो पहले आप अपने को रोको, पहले अपने को शांत रखो। इसलिए पहले कोई काम करने के पहले शांति मंत्र पढ़ा जाता है कि शांत शांत शांत। जब आप शांत हो जाएंगे तो आपको सब अच्छा दिखेगा और सही दिखेगा, और जब अशांत रहेंगे तो जो भी दिखेगा सब चौपट दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आदमी को रेस्ट में रखा जाए। जब ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो इसको जो वेलोसिटी दिखाई दिया v1, इसको जो वेलोसिटी दिखाई दिया v2, और v1 बराबर क्या दिखाई दिया v, और v2 बराबर क्या दिखाई दिया v। इसका मतलब इस कार की वेलोसिटी ऑब्जर्वर का पोजीशन बदलने से बदल नहीं रहा है, हर ऑब्जर्वर को एक ही वैल्यू दिख रहा है। इसका मतलब ये रेफरेंस फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं किया। तो कह सकते हैं कि डू नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर रेफरेंस फ्रेम। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। किसके लिए लिख सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पे जो मेरे को समझ आया, बच्चों जो भी पढ़ते हैं तो उसका क्या आउटपुट आया उसे ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो वेलोसिटी v है, डू नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर भी लिख सकते हो, लेकिन एकदम क्लियर करके लिखो स्टेशनरी ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर चले ना, तो उसके फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। ये तो लीनियर वेलोसिटी की बात हो गई। अब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी में क्या ऐसा वो भी है या वो नहीं है। अब उसको देखो एक एग्जाम्पल दिखाते हैं बच्चों ओमेगा के लिए। अब देखो ये मान लीजिए कि ये सर्कुलर ट्रैक है, और इस सर्कुलर ट्रैक में कोई बॉडी का मोशन दिखाया जा रहा है। बच्चों ये बॉडी यहाँ पे है और यहाँ से चलकर ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से चला यहाँ पे आ गया। मान लो किसी टी टाइम पर यहाँ पे था और थोड़ा समय बीता तो t प्लस dt पे यहाँ आ गया। अगर इसका पोजीशन बदला तभी तो हम कहेंगे मोशन हो रहा है। इसलिए उसको दिखाया जा रहा है कि भाई मोशन हो रहा है। अब ये मोशन हो रहा है तो यहाँ पे एंगल बदल रहा है। आज हमें एंगल बदलते हुए देखना है। मेजरमेंट हम कहाँ से कर रहे हैं, सेंटर से। अब एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है, कहाँ पे है, सेंटर पर। उसका दूसरा जो भाई है वो कहीं और है, कहाँ है बता रहा हूँ। ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है, एक आदमी यहाँ पे है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है सेंटर पर, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है इस जगह। ये कहाँ पे है, सरकमफ्रेंस पर। ये दोनों देख रहे, ये भी देख रहा उसको और ये भी देख रहा उसको। समय तो दोनों में उतना ही चेंज दिखेगा, लेकिन बच्चों जो एंगल है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसने कुछ एंगल बनाया। मान लो एंगल डी थीटा बनाया। तो क्लास 6 में आप पढ़े थे थियरम नंबर 6, और उसमें यही पढ़ा था कि सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो सेंटर पे बने हुए एंगल का आधा होगा। तो अगर वो डी थीटा है तो यहाँ पे एंगल क्या हुआ, डी थीटा बाई 2 हो गया।
तो बच्चों अब कहानी कुछ समझ आपको आ ही रहा होगा कि ऑब्जर्वर गलत जगह है, इसको थोड़ा इधर करो, नहीं तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, आदमी एंगल नहीं दिख रहा है। तो बच्चों ये एंगल यहाँ पे अब आप देखो, थोड़ा थोड़ा आपको दिखे तो शिफ्ट कर रहा हूँ, ये d(θ/2 हो गया। तो एंगल तो अलग अलग दिखा लेकिन समय तो बराबर लगा, तो उसको एंगुलर वेलोसिटी जो ऑब्जर्वर 1 है उसको ज़्यादा दिखेगा उसी बॉडी का, और उसी बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्वर 2 को कम दिखेगा। इसका मतलब ओमेगा अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू नॉट की डिपेंड लिखूँगा, डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम ऑफ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये दोनों में अंतर है, इसे छोड़ेंगे उसे पढ़ेंगे। तो जैसे पढ़ने जा रहे हैं उसका चाल चलन तो देख लें कैसा है कि किस तरह से वो बदल रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले उसको तो देख लें। तो बच्चों यहाँ पे जब हम ओमेगा 1 लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगा d(θ/dt), और जब हम ओमेगा 2 निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा d(θ/2dt). तो मेरे को दिख रहा है कि ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1/2। कुल मिला के बात ये हुआ ओमेगा 1 नॉट इक्वल टू ओमेगा 2। तो आते ही ये ऑब्जर्वर के पोजीशन पे डिपेंड कर गया। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा के बारे में, डिपेंड्स ऑन reference frame of stationary observer, frame of stationary observer, ये बात हो गई। अब आप लोगों ने ये देखा कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर के पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे बढ़ाएं। लिखो जल्दी जल्दी, थोड़ा पेन तेज चलाओ, दोनों हाथ से लिखना शुरू कर दो, एक हाथ से चित्र बनाओ, एक हाथ से लिखो। तो बच्चों यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, पहली लाइन तो ये क्लियर हुई। अब दूसरा नंबर इसी पे डालेंगे, अब हम ओमेगा ही पढ़ेंगे, ओमेगा के बारे में और बात करें। थोड़ा तेज़ करो बच्चों, तेज़। हो गया, सब लोग रेडी हैं? अब चलो थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। अब आप लोगों ने अभी देखा कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, इसका मतलब वो चल रहा है, उसका एंगल लगातार बदल रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे आया, ऐसे घूमा, तो बच्चों ये जो पार्टिकल है वो चलेगा, तो इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी है। ये पार्टिकल मान लो ये चल रहा है, तो इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी है जिसको ऑब्जर्वर सेंटर वाला देख रहा है। ये जो सेंटर पे है ऑब्जर्वर, यही देख रहा है, तो इसको दिखेगा कि उस पार्टिकल का एंगल लगातार बदल रहा है। तो मैंने अभी पढ़ा ओमेगा बराबर d(θ/dt). अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर ये पार्टिकल जहाँ से चला और वहीं वापस आ जाए, तो वहीं वापस आ जाए, इसका मतलब जो एंगल है d(θ), ये बढ़कर क्या हो जाए 2π। तो जो टाइम है वो टाइम क्या होगा, अगर एक चक्कर लगा दे तो एक चक्कर को ही हम क्या कहते हैं, पीरियड। पीरियड क्या है, एक चक्कर, एक साइकिल, उसे कहते हैं पीरियड। अगर उसमें टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है,
उस चक्कर को पूरा करने में, तो क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो बच्चों यहाँ पे जो dt है वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, और उसको मैं क्या लिखूँगा, कैपिटल T। तो अब dt की जगह कैपिटल T लिखना है, d थीटा की जगह 2 पाई लिखना है। तो ओमेगा बराबर आप क्या लिखोगे, 2 पाई अपान T, आप ऐसा लिखोगे। जब मैं सवाल लगाऊंगा तो मैं इसी का यूज़ करूंगा, ओमेगा बराबर क्या लिखूंगा, 2 पाई अपान कैपिटल T। अब यहाँ पे 1 अपान T है, तो 1 अपान T को आप लोग समझते हैं क्या, फ्रेक्वेंसी। अब ये 1/T को फ्रेक्वेंसी कहोगे, तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों, ओमेगा बराबर 2 पाई f, जहाँ पे f क्या है, फ्रेक्वेंसी। ये फ्रेक्वेंसी क्या होता है, फ्रेक्वेंसी होता है कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। फ्रेक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। ये जो मूविंग बॉडी है या मूविंग पार्टिकल है, 1 सेकंड में कितना राउंड, कितना चक्कर लगाएगा। इसीलिए इस फ्रेक्वेंसी का दूसरा नाम है RPS। RPS का मतलब राउंड पर सेकंड। तो पेपर में लिखा रहता है राउंड पर सेकंड, तो राउंड पर सेकंड लिखा है तो ओमेगा पूछ लेगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई f। तो हम यहाँ पे ओमेगा बराबर 2 पाई f लिखेंगे। जैसे मान लो कि मैंने एक सवाल पूछा कि ये जो पंखा घूम रहा है आपके क्लासरूम में, और मैंने बोला कि इस पंखे का 1800 RPM है। मैंने क्या लिखा, RPM 1800 है। तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो RPM 1800 है ना, इसका मतलब राउंड पर मिनट 1800 है। तो 1 मिनट में 1800 चक्कर घूमेगा, और आपको क्या निकालना, 1 सेकंड में। तो 60 मिनट में 1800, हाँ 60 सेकंड में 1800, तो 1 सेकंड में तो निकल ही आएगा। 1800 में 60 से भाग दे दिया, 1800 में 60 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आया, 30। तो RPS 30 हो गया। जब RPS 30 हो गया तो ओमेगा का मान पूछा है, तो 2 पाई n में रख दोगे, 2 पाई f में रख दोगे, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसी तरह के सवालों के लिए इसको लिखा है। ज़्यादा हम लोग इसको 2 पाई n लिखते हैं, ज़्यादा यही लिखते हैं। अब f लिखो चाहे n लिखो, सब एक ही मतलब है। n यहाँ पे RPS है, वही फ्रेक्वेंसी। कभी कभी कुछ किताबों में f है तो कुछ में n है, आपको जो समझ आए एक समझ लो। चलिए ये ओमेगा निकालने की बात हो गई। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब बच्चों अभी एक बॉडी का मोशन देखेंगे, अगर ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा निकल जाएगा, या तो t दे देगा तो 2 पाई बाई t कर लेना, और या तो RPM देगा तो RPS निकाल कर रख देना। एनीवे कैसे भी आ ही जाएगा। अब जब हम एक चीज़ को देख लेते हैं तो मेरा मन करता है दूसरा भी देखें, है ना। यही होता है कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। कभी ऑब्जर्वर एक बॉडी को देख रहा था, अब उसके मन में आया कि अगर 2 बॉडी चलें तो कैसा दिखेगा, तो देख लो कैसा दिखेगा। अब वो 2 बॉडी को देखने वाला है। अब बच्चों अगर वो 2 बॉडी को देखेगा, मान लो अब 2 बॉडी है तो एक ही ऑर्बिट में थोड़ी चलेगा, अलग अलग ऑर्बिट में चलेगा। ये वाला बॉडी अलग ऑर्बिट में चलेगा, ये वाला बॉडी अलग ऑर्बिट में चलेगा। अब जैसे मान लो ये बॉडी नंबर 1 है, एक ये बॉडी है, और एक बॉडी ये है, ये बॉडी नंबर मान लो 2 है। ये दोनों मोशन में हैं, और देखने वाला जो इंसान है वो यहाँ बैठा हुआ है। ये पहले को भी देख रहा है और दूसरे को भी देख रहा है। ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है। t बराबर 0 पे इसके सामने मान लो दोनों है, और इसका टाइम पीरियड मैं यहाँ t1 लिख रहा हूँ, और इसका टाइम पीरियड यहाँ पे t2 लिख रहा हूँ। दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, एक का t1 है और एक का t2 है। तो अगर वो दोनों को देखना चाह रहा है तो क्या दोनों को देख पाएगा? अगर दोनों को देखोगे तो एक को भी नहीं देख पाओगे। आपको बस इतना ही दिखेगा कि कौन आगे है और कौन पीछे है। और इस दौड़ में लोग इतना देखना ही चाहता है कि आप कितना आगे गए, कितना पीछे गए।
आप कौन हो, कहाँ से हो, ये कोई नहीं जानना चाहता और इसमें किसी की इच्छा नहीं होती जानने की। बस ये देखता है कि आप इस दुनिया में कितना आगे हैं और कितना पीछे हो गए। तो हमेशा आपके प्रोग्रेस का मेजरमेंट ही चेंज से होता है कि आपने कितना चेंज दिखाया। तो बच्चों यही बात यहाँ पर है। जैसे आपने पहले टेस्ट में कितना नंबर पाया, अगले टेस्ट में कितना नंबर पाया, तो टीचर के मन में बस नंबर का अंतर आता है कि 10 नंबर बढ़ाया तो बढ़ रहा है, 10 नंबर घटाया तो चौपट हो रहा है, यही सब समझ आ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, चेंज दिखेगा और उस चेंज को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव कहेंगे। अब मेरे को क्या दिखाई देगा, रिलेटिव दिखाई देगा। अब यहाँ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे आप। तो बच्चों मैं किसको देख रहा हूँ, अब ये डिपेंड करेगा कि मैं देख किसको रहा हूँ। मैं किसको देख रहा हूँ तो मैंने मान लिया कि ये मैं दूसरे वाले को देख रहा हूँ, चाहे तो इसको हमने बी मान लिया और इसको हमने ए मान लिया। तो मैं देख रहा हूँ बी को। अब बी को देख रहा हूँ तो बी पॉजिटिव में मानूंगा। जिसको जो देखता है उसे नेगेटिव मान ले तो कभी उसको देखेगा। इसका मतलब हम बी को देखते हैं तो बी को पॉजिटिव मानते हैं और किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो लिखूँगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, इसी को हम कहते हैं ओमेगा रिलेटिव। तो बच्चों अब बताओ, आप लोग बताना शुरू करो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, ये हो गया। अब ओमेगा बी बराबर क्या लिखा जाएगा, 2 पाई अपान T2 माइनस 2 पाई अपान T1 और ये हो गया ओमेगा रिलेटिव। ओमेगा रिलेटिव को भी आप लिख सकते हो 2 पाई अपान T रिलेटिव, बराबर लिखोगे 2 पाई अपान T2 माइनस 2 पाई अपान T1। अब देखो यहाँ पे 2 पाई सब काट दो, अगर काट दो तो 1 अपान T रिलेटिव आएगा, इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ज़रा पढ़ के सुनाओ तो। 1 अपान T2 और 1 अपान T1 बीच में कौन सा साइन लगेगा, जोर से बताओ, डिफरेंस। अब माइनस नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, डिफरेंस लगेगा, क्योंकि अब टाइम आ गया। टाइम नेगेटिव नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी भी नेगेटिव नहीं होगा। कोई पूछे कितना चक्कर घूमा तो बोलो -4, तो समझ जाएगा कि मेंटल अनफिट है। अगर कोई पूछा कितना बजा तो बोलो -10, तो समझ जाएगा कि डिस्टर्ब है। इसका मतलब ना तो टाइम में नेगेटिव आएगा ना फ्रीक्वेंसी में नेगेटिव आएगा, तो इसलिए उस नेगेटिव आने की संभावना को समाप्त किया, क्या लगाकर, डिफरेंस। अब बच्चों यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे तो टी रिलेटिव आएगा, कितना आएगा, T1 T2 अपान T1 माइनस T2, ये आएगा। दिस इज द टी रिलेटिव। अब ये वैल्यू तो आ गया, टी रिलेटिव तो आ गया। अब दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर ये टी रिलेटिव है क्या, ये टी रिलेटिव जो हमने निकाला वो है क्या, ये क्या बताएगा। कोई चीज़ जब पढ़ते हैं तो उसका वजह क्या है, उसे हमें कुछ ज्ञान मिलेगा, तो कौन सा ज्ञान मिलेगा। बच्चों टी रिलेटिव वो टाइम है जिस टाइम में ऑर्बिट में चलने वाले दोनों बॉडी जिस कंडीशन में थे पहले उसी कंडीशन में फिर आएँ, जिस कंडीशन में पहले थे उसी कंडीशन में दोबारा से फिर आ जाएं, तो कितने समय बाद फिर से वो घटना होगी, उसे हम कहेंगे कि फिर से ये कब सेम फेज में आएंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टी रिलेटिव। तो टी रिलेटिव का मतलब टाइम इंटरवल आफ्टर विच ऑर्बिटिंग बॉडी, ऑर्बिट में चलने वाले बॉडी, ऑर्बिटिंग बॉडी अगेन इन सेम फेज, बच्चों फिर से सेम फेज में आ जाए, अगेन इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब जैसे अभी चले हैं t बराबर 0 पे जो कंडीशन है, ऐसी कंडीशन फिर कब आएगी, तो ऐसी कंडीशन फिर कब आएगा, तो इतने समय के बाद, और वो टाइम वहाँ से निकालोगे आप। तो एक तो टी रिलेटिव का मतलब ये हुआ।
जो मैंने लिखा। दूसरा एक मतलब और है, वो भी लिख देता हूँ। बच्चों टी रिलेटिव का मतलब एक और है, तो इसको हम लिखेंगे टाइम आफ्टर विच वन ऑर्बिटिंग बॉडी complete one more cycle from other। देखो यहाँ पे दो बॉडी मोशन में है और दोनों चक्कर चल रहे हैं। अब टी रिलेटिव को आप ये भी कह सकते हो कि ये वो टाइम है जिसमें एक घूमने वाला बॉडी दूसरे घूमने वाले से एक चक्कर ज़्यादा लगा ले। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम आफ्टर विच वन ऑर्बिटिंग बॉडी कंप्लीट वन मोर साइकिल फ्रॉम अदर। दोनों घूम रहे हैं तो एक जितना भी चक्कर लगाया होगा उससे दूसरा एक चक्कर ज़्यादा कर ले, तो इतना समय जिसमें वो एक चक्कर ज़्यादा कर ले, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, टी रिलेटिव। तो मैंने टी रिलेटिव निकाला और टी रिलेटिव का मीनिंग क्या है उसको समझाया। तो बच्चों एक बार मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं तो समझाया अपने हिसाब से, आपको समझ आया कि नहीं समझ आया? नहीं समझ आया, जाने दो, नहीं आया तो आगे बढ़ो। अब देखो एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, एक एग्ज़ाम्पल देख के तब चलते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल यहाँ दिखाते हैं। जैसे मान लो मैंने T1 लिखा है और T2 लिखा है, तो बच्चों T2 और T1 में T2 का मान लो कि इसका टाइम पीरियड 4 साल है, 4 ईयर T2, और जो T1 है उसका टाइम पीरियड कितना हुआ, 3 साल। तो जो हमारा अर्थ का टाइम पीरियड है उसके अपेक्षा ये 3 गुना है, वो 4 गुना है। तो उसका टाइम पीरियड 4 साल है और इसका टाइम पीरियड 3 साल है। जो जितना ही दूर होता है सेंटर से उसका टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है उसको ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड घट जाती है। जब स्पीड घट जाएगी तो एक तो पाथ भी बड़ा है और स्पीड भी कम है, तो पाथ भी बड़ा और स्पीड भी कम, तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, इसका टाइम पीरियड कम है। अब बच्चों ये बताओ कि ये कितने समय बाद सेम फेज में आ जाएगा, कितने समय बाद? तो टी रिलेटिव बराबर फार्मूला रख लो। तो फार्मूला T1 T2 तो 4 × 3 अपान T2 - T1 है, तो खैर डिफरेंस लगा है, तो बराबर क्या आ जाएगा, 12 ईयर। मतलब ये क्या इसका मतलब होगा कि जिस कंडीशन में अभी दिख रहा है इसी कंडीशन में ये फिर दिखेगा, लेकिन कब दिखेगा, 12 साल बाद। समझ गए? इलाहाबाद में कुंभ लगता है 12-12 साल पर, यही घटना होता है। जब ये हो जाए तो समझ लो कुंभ मेला लग गया, महाकुंभ। हाँ, तो 12-12 साल पे महाकुंभ लगता है। तो ये जो महाकुंभ लगता है 12 साल पे, ये 12 साल पे ही क्यों लगता है? उसका कोई कारण होगा। उसका कारण ये है कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है, जुपिटर, और उसका टाइम पीरियड है 12 साल। इसके लिए हम 12 साल पे महाकुंभ लगाते हैं कि सबसे बड़ा प्लेनेट एक चक्कर लगा लिया, 1 साल उसका आ गया, तो हमने खुशी में महाकुंभ मना लिया कि चलो एक बार विदेश से लौट के आया तो महाकुंभ लगाया। तो जो महाकुंभ का 12 साल है उसका कारण ये है। अब जैसे चंद्रमा पर एक दिन और एक रात, एक दिन उसका कितने हमारे दिन के बराबर है? अभी गया है ना चंद्रयान, तो प्रज्ञान रोवर सो रहा है, तो 14 दिन जगा था, इसके बाद अब सो रहा है। तो वहाँ का चंद्रमा का एक दिन मेरे कितने दिन के बराबर? 14 दिन के बराबर।
ऐसे ही कुंभकर्ण जहाँ रहते थे वहाँ पर एक दिन 6 महीने के बराबर था और एक रात 6 महीने के बराबर था। तो वही बोला जाता था 6 महीने सोता है वो। अब रात में क्या करे, जगे। अब प्रज्ञान रोवर अब रात में क्या करे, टहले। अब तो वो सो ही रहा है। ऐसे कुंभकर्ण भी सोता था। तो अलग अलग प्लैनेट पे लोग रहते थे, कोई कहीं रहता था, कोई कहाँ ही रहता था। अब आजकल हम वही ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ कहाँ पानी है। तो चलो यहाँ जगह ज़्यादा अब है नहीं, तो चलो उधर ही रहा जाए। ऐसे ही पहले भी कुंभकर्ण किसी प्लेनेट पे रहते थे, रावण किसी प्लेनेट पे रहते थे, सब अपना अलग अलग जगह रहते थे। ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग दिन रात हुआ करते थे, ऐसा रामायण में लिखा है। तो अब यहाँ पे मैंने अभी क्या बता रहा था कि महाकुंभ क्यों लगता है 12 साल पे, समझ आया? चलिए अभी दूसरी बात अब बता रहा हूँ, उसको सुनो। ये सेम फेज में आएगा कितने समय बाद? 12 साल बाद। 12 साल में कितना चक्कर लगाएगा, जिसका टाइम पीरियड 3 साल है? हैं? 12 साल में कितना चक्कर लगाएगा? 4 चक्कर। और ये वाला तो 1 चक्कर का अंतर आया कि नहीं? ये दूसरा वाला डिफिनीशन हो गया कि वो समय जिसमें 1 चक्कर का अंतर आ जाए। बच्चों ये मैं जो बताया समझ नहीं पाए क्या? समझ गए? चलो समझ ना पाए फिर बताएं, फिर कुछ बताएंगे। अब चलो आगे बात पढ़ाते हैं दूसरी कहानी। ये तो कंप्लीट हुआ। टी रिलेटिव क्या है, मेन कॉन्सेप्ट यही समझना था, उसी का एग्जाम्पल दिखाना था मेरे को, तो ये आपने सीखा। अब थोड़ा आगे चलें। तो बच्चों अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट क्या है उसको देखा जाए। देखो सर्कुलर मोशन में ये कोई पार्टिकल है, ये घूम रहा है। ये मान लो यहाँ पे था, अभी अभी चलकर यहाँ आया। अब यहाँ पे टाइम t पर था और यहाँ पे टाइम जो लगा वो t प्लस dt हो गया और ये सेंटर है। अब ये कुछ एंगल बनाया, घूमा है तो कुछ एंगल तो घूमा ही है। तो बच्चों एक कुछ एंगल घूमा है तो कितना घूमा? d थीटा। ये सेंटर है। चलो और ये रेडियस इसका हम बना लें स्मॉल r, ये रेडियस हो गया। और ये सेंटर पे d थीटा एंगल बनाया। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक जब ये गया है तो ये कुछ दूरी भी तो चला है, और जो दूरी चला है इसको हम ds लिखते हैं। ds का मतलब है आर्क लेंथ, कितना आर्क है। अब मैं एंगुलर वेलोसिटी दोबारा से लिख